हेलो गाइस, दिस इज श्रीओम सिद्धांत और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट फार्मूला ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। स्टार्ट। इम्पॉर्टेंट फार्मूला ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। एक तरह से इसमें शॉर्ट नोट्स भी कह सकता हूँ, शॉर्ट नोट्स ऑन मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट के बारे में। तो अगर आपको ये पता चल जाए जिसके बारे में बात हो रही है वो एलिमेंट है, तो उसको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। तो पहले एलिमेंट के बारे में बात करता हूँ मैं। तो कोई भी अगर एलिमेंट होता है तो उसका एक अपना एटॉमिक नंबर होगा और उसका एक अपना एटॉमिक मास होगा, वेयर जेड इज एटॉमिक नंबर और ए इज एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट जो आप बोलते हो। अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल जिसे हम लोग जनरली स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले पार्टिकल्स के टर्म में तो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स जो भी है गिवन डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। इसके जगह पे आप एन भी लिख सकते हो। दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा वेट के टर्म में, वेट ऑफ एलिमेंट गिवन, वेट ऑफ एलिमेंट गिवन ये ग्राम में होना चाहिए डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, ये भी ग्राम में होना चाहिए। ऐसे अगर हम लोग बुक में देखेंगे तो इसे ग्राम एटॉमिक वेट कहा जाता है। ग्राम एटॉमिक वेट कुछ नहीं है, बस एटॉमिक वेट में ग्राम लगा दें। जैसे मान लेते हैं कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 होता है तो उसका ग्राम एटॉमिक वेट 40 ग्राम हो जाएगा। सो इजी। उसके बाद हम लोग इसमें अगर कोई सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन हो, इस तरह क्वेश्चन हो, तो हम लोग इसमें अलग तरह से भी देख सकते हैं। इसका वॉल्यूम दिया रहता है तो वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट, इसका यूनिट होना चाहिए आपको सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर कहते हैं। इसको हम लोग सीसी भी कह देते हैं या मिलीलीटर भी कह देते हैं अगर लिक्विड रहा तो। मल्टीप्लाई कर दें आप इसको डेंसिटी से तो डेंसिटी इसका हो जाता है, डेंसिटी का भी यूनिट सीसी के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसमें लिख सकते हैं ग्राम पर सीसी या क्यूबिक सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाय, ये तो मास के लिए हो गया, डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट ये भी होना चाहिए, इसमें ग्राम में होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद जो फॉर्मूला आ जाता है, उसके बाद एक फॉर्मूला आ जाता है आपका, अगर मान लेते कोई गैस हो, गैस के लिए तो हम लोग जानते हैं पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, पी इंटू भी बाय आर टी। लेकिन ये कब काम करेगा बच्चों, जब गैसियस एलिमेंट हो। गैसियस एलिमेंट, गैसियस एलिमेंट जिस तरह से जैसे हीलियम का गैस हो, नियॉन गैस हो, वो तो एलिमेंट के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है। तो उस तरह से जो भी गैसेस होंगे तो उसके लिए ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। पी क्या है, प्रेशर इन एटीएम, वी क्या है, वॉल्यूम इन लीटर, और टेम्परेचर क्या है इन कैल्विन टी, आर क्या है, मोलर गैस कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होगी बच्चों, आर की वैल्यू आप 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर कैल्विन आपको लेना है। ठीक है। यानी कि प्रेशर का आपका यूनिट जो होना चाहिए वो एटीएम में होना चाहिए, वॉल्यूम का यूनिट लीटर में होना चाहिए, और टेम्परेचर का यूनिट कैल्विन होना चाहिए। तभी आप ये जो वैल्यू है आर का, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। और अपना एलिमेंट गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। आप इसमें अगर एस जोड़ दिया जाए क्योंकि कोई भी गैस एस पे है, तो आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस एट एस। ठीक है। अगर ये लीटर में दिया हुआ है, गिवन है, तो बस डिवाइड कर दीजिए आप इसको
22.4 लीटर से। तो आपको ये क्या दे देगा, ये भी नंबर ऑफ मोल दे देगा। तो ये सर रहे नंबर ऑफ मोल निकालने के। हम लोग इसमें अगला क्वेश्चन कर सकते हैं, एलिमेंट में ही नंबर ऑफ एटम पूछा जाता है। तो नंबर ऑफ एटम अगर पूछा गया हो और आपको अगर नंबर ऑफ मोल की जानकारी है तो कुछ नहीं करना है। एक मोल में हमको पता होता है Na एटम होता है, तो अगर n मोल दिया हुआ है तो इसमें Na एटम हो जाएगा, Na एटम। ठीक है बच्चों। और तीसरी बात, जैसे इसमें पूछा सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए इसमें। तो हमें पता है इसमें एटम की संख्या Na है, और एक एटम में मैंने बता रखा था, एक एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या Z के बराबर होती है। तो Na एटम में कितना हो जाएगा बच्चों, Na इंटू Z, इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसी तरह से आपको दिया रहे नंबर ऑफ प्रोटॉन, आपको पूछ दिया जाए तो एटम के केस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो समान ही होते हैं, तो Na इंटू Z प्रोटॉन कह दीजिए। पाँचवा आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा जा सकता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या एक एटम में A माइनस जेड के बराबर होती है। तो हम लिख सकते हैं N इंटू Na इंटू A माइनस जेड। तो इतना आपके पास क्या हो गया, इतना न्यूट्रॉन हो गया आपके पास। ठीक है। उसी तरह से सिक्स्थ हो जाता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, आपसे पूछा जा सकता है न्यूक्लियॉन्स। तो हम लोग कह सकते हैं न्यूक्लियॉन्स की संख्या जो होती है वो उसके एटॉमिक वेट के बराबर होती है, ए के बराबर होती है। तो एक एटम में ए न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉन्स मतलब वैसे पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस में होते हैं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों n इंटू एन ए इंटू ए। इतना हो गया बच्चों न्यूक्लियॉन्स। ठीक है। तो इतना हो जाएगा एटम, इतना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियॉन्स। इसी में एक क्वेश्चन आपके से कहीं कहीं पूछ देगा, आपसे एटम ना पूछ के आपसे पूछ देगा कितना मोल एटम है। तो खुद से सोच रहा, कॉमन सेंस लगाने वाली बात है। जैसे मान लो मुझे 24 मेरे पास 24 केले मेरे पास हैं। अगर 24 केला किसी के पास है तो उससे अगर पूछा जाए कि भाई कितने दर्जन केला आपके पास है, तो वो क्या बोलेगा बच्चा, वो बोलेगा आपके पास 2 दर्जन केले हैं। तो क्या किया गया है, 24 में 12 से डिवाइड कर दिया गया है। तो अगर आपके पास इतना एटम है, अगर आपसे एटम ना पूछ के आपसे पूछा जाए कितना मोल एटम है, तो अब कुछ नहीं करना है, बस Na से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा n मोल एटम। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे। इसी में पूछा जाए कितना इलेक्ट्रॉन, मुझे नहीं बताओ, मुझे बताओ कितना मोल इलेक्ट्रॉन है, तो बस इसमें Na से डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा NZ मोल इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से ये हो जाएगा NZ मोल प्रोटॉन। उसी तरह से ये हो जाएगा Na माइनस जेड मोल न्यूट्रॉन। और उसी तरह से बच्चों ये हो जाएगा Na मोल न्यूक्लियॉन्स। तो ये बहुत सी सिंपल सा चीज़ है। इसमें बच्चे काफ़ी गलती कर देते हैं कि कितना मोल इलेक्ट्रॉन है पूछ दिया है, भाई कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो कुछ दिक्कत नहीं है, ऐसा सोचो जैसे तुमसे पूछ दिया गया कितना दर्जन इलेक्ट्रॉन है। तो पहले एक काम करो, सारा इलेक्ट्रॉन निकाल लो कितना है, और सिंपली उससे Na से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक मोल में तो Na ही होते हैं। तो Na से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं तो 12 से डिवाइड कर देते हो। तो और एक मोल में Na होते हैं तो Na से डिवाइड कर देना है। सबको अगर Na से डिवाइड कर दोगे तो ये जो वैल्यू जो आपको एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स के रूप में थी, उसी की वैल्यू आ जाएगी मोल एटम, मोल इलेक्ट्रॉन, मोल प्रोटॉन, मोल न्यूट्रॉन, मोल न्यूक्लियॉन्स। ठीक है बच्चों, आई थिंक दिस विल बी मोर इंटरेस्टिंग। आपको इसमें अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं कंफ्यूज करने वाले। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं कंपाउंड के लिए। इतना काफ़ी है, एलिमेंट के लिए से ज़्यादा क्वेश्चन होता ही नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कंपाउंड में क्या क्या हो सकता है। कंपाउंड, कंपाउंड में क्या बन जाएंगे, देखो क्वेश्चन। तो कंपाउंड के लिए सबसे पहली बात मान लेता हूँ, जो भी कंपाउंड है, जो भी कंपाउंड है तो उसका अपना मॉलिक्यूलर वेट होगा, और उसमें जितने भी एटम्स होंगे उसके एटॉमिक नंबर का आपको सम निकालना है, सम ऑफ एटॉमिक नंबर।
सारे का एटॉमिक नंबर आपको क्या कर देना है बच्चों, जोड़ देना है। तो ये आपको निकालना है। तो m हो गए मॉलिक्यूलर वेट और z हो गए क्या बच्चों, सम ऑफ एटॉमिक नंबर। तो वेयर m इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट और समेशन ऑफ z मतलब सम ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन द मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उनके जेड को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ जेड। ठीक है बच्चों, अब मैं इस पे फॉर्मूला बनाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ मोल के लिए। तो नंबर ऑफ मोल के लिए क्या क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो पहला है नंबर ऑफ मोल के लिए बनाता हूँ फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल जिसे रिप्रेजेंट करता हूँ मैं स्मॉल n से। तो सबसे पहले तो मॉलिक्यूल्स के टर्म में आ जाएगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको पता हो जाए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन पता हो और डिवाइड कर दो आप उसको एवोगाड्रो नंबर से 6.022 इंटू 10⁻23। मास के टर्म में बात करूं तो वेट ऑफ कंपाउंड गिवन जो आपको दिया हो गया हो 20 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम जो भी दिया हो उसको ग्राम में ले आइए और उसको डिवाइड कर दीजिए उसके मॉलिकुलर वेट से। मॉलिकुलर वेट वो भी किस होना चाहिए, ग्राम में, यानी कि हम लोग ग्राम मॉलिकुलर वेट कह सकते हैं। ठीक है, और उसी तरह से हम लोग इसमें वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। वॉल्यूम निकाल लीजिए, या दिया हो अगर वॉल्यूम से किस में दिया हो, जनरली सेंटीमीटर क्यूब या सीसी में दिया रहेगा, उसको मल्टीप्लाई कर दें आप डेंसिटी से, जिसको ग्राम पर सीसी में ही होना पड़ेगा। अगर ये सेंटीमीटर क्यूब में है या सीसी में है तो इसको ही ग्राम पर सीसी में लाना पड़ेगा और डिवाइड कर दीजिए मॉलिकुलर वेट से जो कि ग्राम में होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग देख सकते हैं एसटीपी एनटीपी के टर्म में हम लोग देख सकते हैं, गैसेस है तो क्या होगा उसके टर्म में देख सकते हैं। उसके बाद उसी को मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल को ही। तो एक हो जाएगा पी बराबर एन आर टी से हम लोग बना सकते हैं। तो पी बराबर एन आर टी, तो एन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, पी वी बाई आर टी। तो पी वी बाई आर टी हो जाएगा पी वी अपॉन आर टी। इन द सेम वे ये वैसे ही कंपाउंड के लिए होगा जो गैसियस होंगे, तो गैसियस कंपाउंड। और उसी तरह से पी का मान एटीएम में होना चाहिए, वी का मान लीटर में होना चाहिए, टी का मान केल्विन में होना चाहिए, तभी आप आर का मान 0.0821 रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसी तरह से अगर वह गैस एसटीपी पे आ जाए तो लिख देंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब हो गया आपको 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम प्रेशर। ये लीटर में दिया हो अगर तो आप इसको डिवाइड कर दें 22.4 से, तो भी आपको क्या निकल जाएगा, आपको मोल निकल जाता है। अब इसका फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन जिसमें बनेगा आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जाए तो आपको अगर मान लो मोल पता है तो मॉलिक्यूल्स निकालना बहुत आसान है, बस एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि एक मोल में एन ए मॉलिक्यूल होता है। एक मोल कंपाउंड में एन ए मॉलिक्यूल होता है, तो अगर एन मोल दिया है तो एन एन ए मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ठीक है, तीसरी बात नंबर ऑफ एटम्स आपसे पूछा जा सकता है कि एटम्स की संख्या, सॉरी नंबर ऑफ एटम कितना है। तो आप क्या करेंगे, जितना मॉलिक्यूल हो तो लेना ही पड़ेगा और उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं। ठीक है, जिसको तुम लोग एटॉमिसिटी भी कह सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम लोग इसको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जैसे हम लोग देख सकते हैं, अगर मान लेते हैं H2O है तो इसमें एक ऑक्सीजन 2, तो इसका एटॉमिसिटी 3 हो जाएगा। अगर मान लेता हूँ H2 है तो इसका एटॉमिसिटी 2 हो जाएगा।
ठीक है। अगर मान लेता हूँ मैं कैल्शियम कार्बोनेट ले लो CaCO3, तो इसका एटॉमिसिटी 3 4 5 5 हो जाएगा। अगर P4 लिया जाए फास्फोरस, तो इसका एटॉमिसिटी 4 हो जाएगा। S8 लिया जाए तो इसका एटॉमिसिटी 8 हो जाएगा। तो आपको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो भी निकल जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। एटॉमिसिटी आपको पता होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स कितना है तो Na मॉलिक्यूल्स Na मॉलिक्यूल्स है। एटॉमिसिटी आपको पता होना चाहिए, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एटम निकल जाएगा। अगर बाय द वे किसी क्वेश्चन ने बोला नहीं हमको टोटल एटम की संख्या नहीं बस ऑक्सीजन बताओ, तो कुछ नहीं करना है, एटॉमिसिटी ऑक्सीजन का ले लेना है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलेगा नहीं पूरे वाटर का बताओ कितना एटम है, तो आपको 3 ले लेना है। बोलेगा नहीं सिर्फ हाइड्रोजन का बताओ, तो आपको सिर्फ 2 ले लेना है। तो जिस एटम के बारे में बात किया जाएगा उस एटम की संख्या लेनी है। अगर पूरे मॉलिक्यूल की बात की जाएगी तो टोटल लेना है। हाइड्रोजन की बात की जाएगी तो बताओ हाइड्रोजन एटम कितने हैं वाटर के लिए, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और बोलेगा नहीं हमको सिर्फ ऑक्सीजन एटम के बारे में बताओ, तो इसमें ऑक्सीजन सिर्फ 1 है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एटॉमिसिटी हम लोग देख लिया किस तरह से काम करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुमसे पूछा जा सकता है कि बताओ कुल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी आसान है निकालना। उसके लिए क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने समेशन ऑफ जेड लिखाया, तो समेशन ऑफ जेड वही तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, NNA इंटू समेशन ऑफ जेड। पांचवा हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसी तरह से NNA इंटू समेशन ऑफ जेड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की संख्या एटम्स और कंपाउंड में एक ही जैसी होती है। 6 आ जाते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये क्या हो जाएगा, NNA तो लेना है, और आपको न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, आपको A में समेशन ऑफ जेड घटा देना है। तो एटॉमिक वेट में अगर सारे का प्रोटॉन घटा दिया जाए तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। 7th न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ये हो जाएंगे बच्चों NNA। ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मॉलिक्यूलर वेट लेता हूँ ना, तो मॉलिक्यूलर वेट को मैं M से रिप्रेजेंट करता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। M माइनस है ना, M माइनस है, ये सुधार लेना, M माइनस है, क्योंकि मैंने पीछे M से ही रिप्रेजेंट किया था मॉलिक्यूलर वेट को। तो आप सिंपली यहाँ पे M ले लो। ठीक है, तो न्यूक्लियॉन्स भी निकल चुके हैं, तो आई थिंक सारा कुछ हो चुका है, न्यूक्लियॉन सब कुछ निकल चुका है। अब हम लोग बात करने वाले हैं उसी तरह से, अगर इसमें मोल पूछ दिया जाए कितने मोल मॉलिक्यूल हैं, तो कितना मोल हो जाएगा बच्चों, इसमें बस Na से डिवाइड कर दो, N मोल मॉलिक्यूल हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, N इंटू एटॉमिसिटी मोल एटम्स हो जाएंगे, इसी में कितना मोल हो जाएगा, तो N समेशन ऑफ जेड मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सब में Na से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो आपको उतना ही मोल निकल जाएगा। क्या, मॉलिक्यूल या एटम्स। तुमसे पूछा गया कि भाई बताओ कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ न्यूट्रॉन्स है, कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो पहले न्यूट्रॉन्स निकाल लेना है और फिर Na से डिवाइड कर देना है। तो यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तुमसे पूछा जाता है N इंटू M माइनस समेशन ऑफ जेड, इतना आपके पास हो जाएगा, इतना मोल न्यूट्रॉन है आपके पास। उसी तरह से इसके बारे में पूछा जाए तो N इंटू M मोल न्यूक्लियॉन्स हो जाएगा, इसके बारे में N इंटू समेशन ऑफ जेड मोल प्रोटॉन्स हो जाएंगे। तो हम लोग ये काम आसानी से कर सकते हैं। तो अगर सिंपली एटम्स मॉलिक्यूल्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स पूछा तो इस तरह से निकालेंगे, और मोल में उसी चीज़ को पूछ दिया तो हम लोग बस Na से इसको डिवाइड कर देंगे। सो सिंपल। ठीक है, फिर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, रेडिकल के बारे में बात कर लेते हैं। रेडिकल के बारे में, रेडिकल क्या होता है, जिसके ऊपर चार्ज होता है, चार्ज स्पीशीज को हम लोग रेडिकल कहते हैं। ठीक है, जैसे कैटायंस होते हैं, एनायंस होते हैं, उससे हम लोग, तो जो भी रेडिकल होगा, रेडिकल इसका अपना एक चार्ज होगा। चार्ज, जो भी मैं चार्ज लिख रहा हूँ ये विथ साइन है, चार्ज विथ साइन लेना है। ठीक है, चार्ज विथ साइन, इसको हम लोग मान लेते हैं Q, ये साइन के साथ है। जैसे मान लेता हूँ -2, तो Q का मान -2 है। अगर +3 है तो Q का मान +3 लिया जाएगा। ठीक है,
तो और इसमें हम लोग मान लेते हैं इसका जो आयनिक वेट होता है वो आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो वेयर आई इज इक्वल टू आयनिक वेट, जो इसका फॉर्मूला वेट है, आई इसका आयनिक वेट हो गया, और इसका क्यू जो मैंने माना है दिस इज इक्वल टू चार्ज। क्यू क्या है? चार्ज विथ साइन, चार्ज विथ साइन, चार्ज विथ साइन हो गया। अब हम लोग यहाँ से नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। उसी तरह से अब हम लोग काम करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल रेडिकल के लिए निकाल रहे हैं जिसके ऊपर चार्ज होता है, तो कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ आयंस, पहले आयंस के टर्म में नंबर ऑफ आयंस डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 जो गिवन होना चाहिए। अगर मास दिया हुआ है तो वेट ऑफ रेडिकल, वेट ऑफ रेडिकल ग्राम में, वेट ऑफ रेडिकल गिवन किस में होना चाहिए बच्चों? ग्राम में, और डिवाइड कर दो आप आयनिक वेट से, आयनिक वेट इन ग्राम, आयनिक वेट किस में होना चाहिए बच्चों? इन ग्राम, जिसको हम लोग ग्राम आयनिक वेट भी कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से लिख सकते हैं वॉल्यूम के टर्म में। तो वॉल्यूम जो आपको जनरली सेंटीमीटर क्यूब में दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो आप इसको डेंसिटी से, जो जनरली ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया जाएगा या ग्राम पर सीसी जिसको कहते हो आप, और डिवाइड कर दो आप आयनिक वेट से, लेकिन ये ग्राम में होना चाहिए। तो आपका इससे नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। क्योंकि जितने भी रेडिकल्स होते हैं वो गैसियस फॉर्म में रेयरली मिलते हैं, रेयरली, वेरी हाई टेम्परेचर पे जैसे सोडियम आयंस कभी कभी मिल जाते हैं, तो बहुत रेयर होते हैं जो आयंस गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे गैसियस वाला फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई यूज नहीं है इसका, क्योंकि आयंस जो होते हैं वो हमेशा डिजॉल्व, या फिर आयंस जो होते हैं वो हमेशा एक्वस स्टेट में पाए जाते हैं, सॉल्यूशन फेज में पाए जाते हैं, घुला हुआ रहता है वो लिक्विड विक्विड में। ठीक है, या तो वो सॉलिडिफाइड रहता है या तो वो घुला रहता है। जैसे NaCl सॉलिडिफाइड फॉर्म है, उसी को पानी में तुम घुला दो तो उसमें Na प्लस और Cl माइनस फ्रीली घूमने लगेंगे। लेकिन Na प्लस का बाहर घूमना, Na प्लस का गैसियस फॉर्म होना, ये बड़ा ही रेयर बात है ये। तो ठीक है, इसमें गैसियस फॉर्मूला लेने की जरूरत नहीं है। अगर बाय द वे क्वेश्चन में गैस कह देता है तो फिर तो वैसे ही सोच लेना है, P बराबर nRT पे आपको सोच लेना है, लेकिन जनरली आपको वो चीज़ मिलता नहीं है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं STP वाली बातें भी रेडिकल्स के केस में काम नहीं करती हैं, क्योंकि STP तो तभी लगेगा जब हम लोग गैस लगाएंगे, और गैसेस फॉर्म मैंने कह दिया है, रेडिकल का गैसेस फॉर्म रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है, काफ़ी हाई टेम्परेचर पे होता है वो। तो सेकंड देख लेते हैं, नंबर ऑफ आयन। नंबर ऑफ आयन निकालना है तो क्या कर देगा, अगर मुझे मोल की संख्या पता है तो बस Na से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इतना आयन हो जाएगा। इसके जो सबसे शानदार क्वेश्चन बनते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन बनते हैं। बस आपको आयन पता होना चाहिए कि आपके पास कितना आयन है, और जो भी इसका समेशन ऑफ जेड है, ठीक है, इसका जो भी समेशन ऑफ जेड है, आयंस का जो भी समेशन ऑफ जेड है, उस समेशन ऑफ जेड में आप माइनस कर दीजिए क्यू को। यानी कि क्यू माइनस क्यों, जैसे मान लीजिए -2 चार्ज आ चुका है, तो -2 यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा वो +2। इसका मतलब -2 का मतलब बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो मैंने तो वही किया है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्यू का मान है वो चार्ज के साथ लाइएगा, साइन के साथ लाइएगा। तो -2 है तो -2 लाइएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ प्लस हो जाएगा, तो आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज कर जाएगा। और अगर प्लस चार्ज है तो ऑटोमेटिक वो माइनस हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या डिक्रीज कर जाएगी। तो इतना इलेक्ट्रॉन हो गया। उसी तरह से आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो जो होते हैं वो आयंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समान नहीं होते हैं, तो सिंपली n इंटू Na आप इसे समेशन ऑफ जेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना प्रोटॉन हो गया। और उसी तरह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछे जा सकते हैं, तो n इंटू Na लीजिए, और इसका जो आयनिक वेट है I उसे माइनस कर दीजिए समेशन ऑफ जेड को, इससे आपको निकल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। I जो है उसका आयनिक वेट है। इसके बाद आप एक काम कर सकते हैं, एक और काम, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ले लें आप, तो ये हो जाएगा बच्चों n इंटू Na इंटू I, इतना हो जाएगा न्यूक्लियॉन्स। ठीक है बच्चों,
तो इतना हम लोगों ने देखा आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स किस तरह से हम लोग रेडिकल में निकाल सकते हैं। इसी में अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे या कितना मोल आयन होगा, तो कुछ नहीं, मोल पूछा, जैसे जिसके बारे में पूछा जाए कितना मोल इलेक्ट्रॉन होगा तो कुछ नहीं करना है, पहले उतना निकाल लेना है कितना इलेक्ट्रॉन है, फिर एन से डिवाइड कर देना है। जैसे बोला जाए कितना मोल आयन है तो पहले आयन निकाल लेना है, फिर उसको एन से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा एन मोल आयन। तुमसे बोला जाए कितना मोल इलेक्ट्रॉन है तो हो जाएगा एन से डिवाइड कर दो, हमको इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। अब एन से डिवाइड कर दे तो एन समेशन ऑफ जेड माइनस क्यू मोल मोल इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से हो जाएगा एन समेशन ऑफ जेड मोल प्रोटॉन, और ये हो जाएगा बच्चों एन इंटू 1 आई माइनस समेशन ऑफ जेड, आई इज दैट आयनिक वेट, इतना मोल न्यूट्रॉन, और ये हो जाएगा बच्चों एन इंटू आई मोल न्यूक्लियॉन्स। तो दीज आर द रेडीमेड फॉर्मूलाज ऑफ मोल, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं एलिमेंट के लिए, कंपाउंड के लिए और रेडिकल के लिए मैंने देखा। एक मैंने इसमें पढ़ाया था लास्ट क्लास में एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास यूनिट, उसको भी देख ही लेता हूँ, उसको भी मैं शॉर्ट नोट्स में डाल देता हूँ, ठीक है। तो चौथी बात मैं सीखने वाला हूँ वह है एटॉमिक मास यूनिट के लिए बता देता हूँ। एटॉमिक मास यूनिट, इसे रिप्रेजेंट करता हूँ मैं AMU से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले 1 AMU का वैल्यू क्या होता है, तो हमें पता है 1 AMU इक्वल्स टू होता है 1/Na ग्राम होता है, और इसे तुम अगर सॉल्व करोगे दिस विल गिव 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये पहली बात तो ये याद रखनी है आपको 1 AMU होता क्या है। दूसरी बात जो कन्वर्जन वाली बात है कि अगर AMU को कन्वर्ट करना हो ग्राम में तो आप क्या कर दें, इसको आप डिवाइड कर दें Na से, और अगर ग्राम को बदलना हो AMU में तो आप मल्टीप्लाई कर दें उसको Na से। इसके बारे में मैंने चर्चा कर रखी थी लास्ट वीडियोस में जो एटॉमिक मास यूनिट के लिए डेडिकेटेड था। तीसरी बात जो मैंने बताया था कि एक मोल कोई भी सब्सटेंस होगा, एक मोल कोई भी सब्सटेंस, तो उसका वजन हम लोग जो है फॉर्मूला वेट इन ग्राम होता है, और एक मॉलिक्यूल अगर कोई दिया है या फिर एक एटम का मास तुमसे पूछा गया है या फिर एक आयन का तुमसे मास पूछा गया है, तो इसके लिए हम लोग कुछ नहीं करना है। तो इसके लिए जो भी होगा, इस पूरे के लिए जो भी होगा उसका हम लोग क्या कर देंगे फॉर्मूला वेट इन AMU ले लेना है। जैसे बोला जाए एक मोल कैल्शियम का वजन कितना होगा तो वो 40 ग्राम होगा, जबकि एक एटम कैल्शियम का वजन कितना होगा तो 40 AMU हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आप इसको फर्दर फिर ग्राम को AMU में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू फॉर्मूला वेट, और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको Na से। फॉर्मूला वेट ग्राम को AMU में मल्टीप्लाई करना पड़ता है Na से, इतना मल्टीप्लाई Na ग्राम, तो इतना हो जाएगा AMU। और अगर आपको एक मॉलिक्यूल का वजन AMU में निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला वेट से हो जाएगा, लेकिन अगर ग्राम में निकालना है तो कुछ नहीं करना है, बस इसी को मैं फिर से लिख देता हूँ, उसमें डिवाइड कर देना पड़ेगा। फॉर्मूला वेट AMU को अगर ग्राम में बदलना है तो डिवाइड कर दो Na से, तो डिवाइड बाय Na इतना हो जाएगा ग्राम, ठीक है बच्चों। तो ये सारे थे डिफरेंट फार्मूलाज, और यहाँ पे क्या कहते हैं ख़त्म होता है, यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया मोल को मैंने पूरी तरह से पढ़ा दिया है, उसमें जितने फार्मूलाज होते हैं वो भी डिस्कस कर दिया है मैंने। और अभी तक मोल में मैंने वैसे क्वेश्चंस नहीं किए हैं जिसमें रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, तो मैं तुम लोगों को बता दूं घबराने की बात नहीं है। रिएक्शंस वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो स्टोइकोमेट्री में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टोइकोमेट्री जब आएगा तो वहाँ पे मैं मोल को हैंडल करना सिखाऊंगा। अभी जो भी चीज़ सिखाया गया है वो बस ये बताया गया है कि मोल होता क्या है, मोल के ऊपर काम कैसे करते हैं, ठीक है। अब स्टोइकोमेट्री जो शुरू होगा बच्चों तो वहाँ रिएक्शंस में मोल को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है वो हम लोग देखेंगे,
ठीक है। लेकिन उसके पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट भी पढ़ लेंगे, क्योंकि रिएक्शंस में मोल और इक्विवेलेंट वेट दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। जब तक दोनों बात की जानकारी नहीं होगी तो हमारा स्टोइको कभी स्ट्रांग नहीं हो सकता है। और स्टोइको जो है, चाहे वो मेडिकल के बच्चे हों चाहे वो जेई के बच्चे हों, उन दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मोल कॉन्सेप्ट इज ओनली वन स्टेप टुवर्ड्स स्टोइको। स्टैको की तरफ आपने बस एक कदम बढ़ा लिया है मोल को सीखकर। उसके बाद हम लोग इक्विवेलेंट वेट सीखेंगे, तो हम लोग 2 बातें सीख जाएंगे, फिर हम लोग स्टैको के ऊपर काम करने के लायक हो पाएंगे। चूंकि मोल पूरा खत्म हो चुका है तो मैं चाहूँगा आप कुछ क्वेश्चंस बना लें। तो मैं 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आज मैं उस 10 क्वेश्चन को आपके सामने रख रहा हूँ। उस 10 क्वेश्चन को आप देखिए, घर पर बनाइए, और मैं जस्ट इसके बाद जो वीडियो आएगा मैं उसमें उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो एक काम कर रहा हूँ, मैं उसको रख रहा हूँ क्वेश्चंस को। ये इसके आंसर्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं। आप कुछ नहीं, बस स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, सारे का। तो अभी जैसे मान लो अभी मैंने इसको रखा है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो आई थिंक 4 नंबर तक का स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आपने ले लिया होगा शायद, ठीक है, ले लिया है। तो फिर मैं अब आगे बढ़ाता हूँ। अब मैं फिर से आई थिंक 8 से 9 नंबर तक का स्क्रीनशॉट आपको आ जाएगा। आप ले लें स्क्रीनशॉट, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। और बच्चों फिर मैं आगे का दे रहा हूँ। फिर टोटल 10 ही क्वेश्चन मैंने दिया है। अब ये मैं दे रहा हूँ जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो गए होंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ब्लू में जितना भी लिखा गया है वो सारा आंसर है, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो इसमें टोटल मैंने 10 क्वेश्चंस दिए हैं। आप लोग इसे वीडियो जस्ट देखने के बाद बनाना शुरू करें। चूँकि मोल का जो टोटल लेक्चर ख़त्म हो चुका है, 5 लेक्चर हो चुके हैं, और उसके बाद फिर मैंने फार्मूला के ऊपर भी लेक्चर दे दिया है। और मैंने फार्मूला के बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको दे दिए हैं। 10 क्वेश्चन आपको दे दिया है। सारे क्वेश्चन को एकदम आराम से बैठ के बनाइए, हड़बड़ाने की बात नहीं है। सॉल्व कीजिए, आंसर मिलाइए, और इसके जो डाउट क्लासेस होंगे या फिर इसके जो सॉल्यूशंस होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।